नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभाग का जो 2011 का पेपर हुआ था। हम बात करेंगे जो स्कूल व्याख्याता का 2011 का पेपर हुआ था जीके का, जिसमें 75 प्रश्न आए थे और 150 अंक के थे। और इस पूरे पेपर की हम चर्चा करेंगे। जो साथी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पुराने पेपर पढ़ने चाहिए जो भी फर्स्ट ग्रेड के हुए हैं, ताकि आप देख सकें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं। लगभग इसमें 2011 से लेकर 2022 तक जो है पेपर हैं। ठीक है, तो उन पेपरों में से जो भी टॉपिक हैं उन प्रश्नों को निकाल लो। उसके अलावा जो प्रश्न बन रहे हैं उनको आप बनाइए, नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी बाहर न जाए। आप हमारा उद्देश्य जो पेपर पढ़ने का यही है कि हम टॉपिक को कैसे पढ़ें, किस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं और हमारी रणनीति क्या होगी। बस इतना ही होता है। आपको रिवाइज करना चाहिए अच्छे तरीके से मेरे साथ, और मैं आपको डेली रिवाइज कराऊंगा। फर्स्ट ग्रेड के जितने भी जीके के पेपर हुए हैं 2011, फिर शायद तक 14, फिर 16, 18, 22 के अंदर हुए थे, तो हम सारे क्लियर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की 2011 की। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है, देखिए इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद स्थित की बात करें, अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना कौन सा देता है। अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में, किस साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। तो हमें आ जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। आगे देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मौर्य काल की हम बात करें तो उस टाइम जो है तक्षशिला सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तक्षशिला था। आगे देखिए, पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है। इसमें देखिए कि कौन सा पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ है, तो वो हो जाएगा नव साहसक, नव साहसाक चरित्र। ये किसका? पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, बीजक किसके द्वारा रचित है। बीजक की हम बात करें तो किसके द्वारा रचित है बीजक। तो ये बीजक है हमारी कबीर की। बीजक किसकी प्रसिद्ध है? कबीर की प्रसिद्ध है। निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। देखिए ये टॉपिक है, दो गुप्त काल के और दो टॉपिक हैं। तो किस चित्रकारों में से सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो नानक क्लासेस ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ पे आपको प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट मिलेंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो इसकी हम बात करें तो अब्दुस समंद को कहते हैं, अब अब्दुस समंद को सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। ये थोड़ा सा याद रखना हो सकता है कि पीछे वाले पेपरों में से आपके आगामी प्रश्न पेपर में डाल दिए जाएं। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था। देखिए बात किसकी हो रही है? चित्तौड़ दुर्ग की। और किसके द्वारा? अकबर द्वारा 1567 के अंदर अक्टूबर की बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने पूछा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा इसका उद्देश्य। तो मेवाड़ का राणा था उस टाइम में उद्देश्य था। ठीक है, जब चित्तौड़ दुर्ग पर धावा डोला। शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्यभिषेक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1674 के अंदर। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी सफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसकी असफलता के बाद, किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा अपने क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन असफल हुआ और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, भी 9 नंबर प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था ये? तो ये किसने सोचा था? ये था गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा? महात्मा गांधी ने सोचा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न,
अच्छा प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? ये रहे थे भी 2 बार। अच्छा प्रश्न है और बन भी सकता है दोबारा। तो ये सुभाष चंद्र बोस कुछ प्रमुख नेता भी दिए हुए हैं जिनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला है कि चंद्रशेखर आज़ाद की कहाँ पर गोली मारकर हत्या की गई थी? वैसे तो इस प्रश्न को डिलीट किया गया है, लेकिन ये हत्या नहीं की गई थी, ये शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये प्रश्न गलत माना गया था कि ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, वीर गति को क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे, लेकिन इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इनकी हत्या नहीं की गई थी, लेकिन ये क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला देखिए, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त है? ये किसने कहा कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य जो की है उसकी बराबरी नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द की जो उत्पत्ति भी की, और दयानंद सरस्वती के द्वारा ये कथन कहा गया है। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजमेर के अंदर हम बात करें तो विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ जो है आंदोलन किया था? वो किया था करौली के अंदर। तो याद रखना, मदन है मदन सिंह करौली के शासक थे, और 1927 में किसानों ने यहाँ पे आंदोलन किया था। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ शरण ली थी? तो किसने ली भी थी? प्रश्न नंबर है हमारा 15 की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कोठारिया। ये पूछा भी गया है कि 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया के जो सामंत थे। आगे मैथ है। मैथ और रीजनिंग की हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। आंसर बता देता हूँ ताकि आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो साथी तैयारी कर सकते हैं। 17 नंबर की बात करें तो इसका 1 नंबर उत्तर है। 18 नंबर की हम बात करेंगे तो 18 नंबर का हो जाएगा 3 नंबर उत्तर। ठीक है, 19 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे तो 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फिर 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए इस पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, तो 20 नंबर जो है डिलीट किया गया है, स्टार लगाएंगे इसमें, देख लेना आप। 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर उत्तर। ठीक है, 22 नंबर की बात करेंगे तो 22 नंबर के अंदर आ जाएगा 2 नंबर उत्तर। ठीक है, मैथ के और रीजनिंग के हम छोड़ेंगे। 23 नंबर के आ जाएंगे 3 नंबर उत्तर इसका, ताकि आप कर सको। उत्तर मैं लगा देता हूँ। 24 की बात करूँ तो इसमें आ जाएंगे द्वितीय आंकड़े। ठीक है, फिर बात करूँ 25 नंबर की, 25 नंबर प्रश्न में आ जाएंगे 3 नंबर, यानी ये एनसीईआरटी के मैटर से उठाया गया, एनसीईआरटी का मैटर। तो आगे बात करते हैं। अगला 26 नंबर की बात करेंगे। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आगे 27 नंबर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। फिर 28 नंबर प्रश्न को वैसे तो डिलीट किया गया है, लेकिन हम देखेंगे 27 नंबर 28 नंबर प्रश्न को। तो इसमें देखिए हम बात कर रहे थे कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से। देखिए नील्य जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा घर का। किसका हो जाएगा? अभी घर का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर निश्चित ये हो जाएगा अभी रात्रि का। ठीक है, और नीरज की बात करेंगे तो ये कमल का हो जाएगा, और नीरद किसका हो जाएगा? बादल का। लेकिन इस प्रश्न को डिलीट क्यों किया गया है, ये थोड़ा सा आप बताएं कि कमेंट बॉक्स में, जो साथी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, कि इस प्रश्न को डिलीट क्यों किया गया। कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि जो बादल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इसको प्रश्न को डिलीट किया गया है। नील्य की बात करें तो घर का है, निश्चित रात्रि है, और नीरज कमल का, और नीरद बलत। और मैं बात करूं बादल की मैं आपको बताऊं, जैसे मेघ है ये भी बादल का है, जैसे घन है ये भी बादल का है, जलद है ये भी बादल का है। फिर हम बात करें जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पयोधर है ये भी बादल के हैं, और हम बात करें जलधर है ये भी बादल के हैं। ठीक है, तो ये सारे वारिद है, वारिद भी बादल का है।
वारिद भी बादल का है, पयोद भी बादल का है, ठीक है। और मैं बात करूं तो अम्बुक, अम्बुक का पूछा जाता है कि अम्बुक किसका है, तो अम्बुक भी बादल का है। एक पूछा जाता है वारी वाहर, वारी वाह, ये भी बादल का है। तो ये तो सारे बादल के हैं, लेकिन इसमें आंसर की बात करेंगे तो वो नीरद हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये भी प्रश्न डिलीट किया हुआ है। तो इसके उत्तर की हम बात करें तो धन को व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है, जो व्यर्थ खर्च करता है उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या कहते हैं, अपव्ययी। और मितव्ययी कहते हैं जो कम खर्च करता हो। क्या कहते हैं, जो क्या करता हो, कम खर्च करता हो। ये याद रखना, दोनों मितव्ययी कम खर्च करने वाला मितव्ययी, और अपव्ययी होता है वो धन को व्यर्थ खर्च करने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं भी अगला प्रश्न, थोड़ी वस्तु से संतोष न होना किस लोकोक्ति का अर्थ है। थोड़ी वस्तु से संतोष, तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। देखिए वैसे प्रश्न ये डिलीट किया गया, लेकिन हम इसका उत्तर ये मान सकते हैं कि बहुत थोड़ी सी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। इसका अर्थ ये हो सकता है कि थोड़ी वस्तु से संतोष न होना तो ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब कि बहुत थोड़ी सी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। तो ये थोड़ा सा हम इसका आंसर मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न दे देता है बार बार और फिर डिलीट करता है। तो इस प्रकार जो है सिस्टम बिल्कुल गलत है। अब हम आगे देखते हैं अगले प्रश्नों की, ठीक है। तो ये 3-4 लगातार प्रश्न जो है डिलीट किए हुए थे। आगे देखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को क्या कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 31 नंबर की बात करें, या बहुब्रीहि होता है, द्वंद्व होता है, अविर्भाव होता है और तत्पुरुष होते हैं। ये 5 प्रश्न आए, देखो 5 लगभग 5-6 प्रश्न आए, 5-6 प्रश्नों में 3-4 डिलीट कर दिए, तो बोलो क्या फ़ायदा है। 5 प्रश्नों में अगर 3-4 प्रश्न डिलीट कर रहे हैं तो फिर क्या एग्जामिनर है, फिर तो हम ही बना दें। देखिए तो ये भी डिलीट किया हुआ है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर द्वंद्व होगा। दोनों पद यानी एक दूसरे के विलोम होते हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए भी, फिर इंग्लिश के आगे, इंग्लिश के भी हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के आगे। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। देखिए 36 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, संसद में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्याग पत्र दे दिया। किस न्यायाधीश ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा अभी 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पीडी दिनकरन ने, कि संसद में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्याग पत्र दे दिया, पीडी दिनकरन ने। राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है, तो अभी भी लागू है और लागू की गई है जयपुर और जोधपुर के अंदर, और भर्ती भी जारी कर चुका है। राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया, तो ये करंट के क्वेश्चन आ गए, तो आप करंट से जुड़े रहें नाना क्लासेज ऐप से, और राजस्थान करंट डेली पढ़ते रहें। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये जोधपुर हुआ था इसका आंसर। ओपेरा विन विनफ्री जिसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2012 में भाग लिया, देश से संबंधित है। तो ये ओपेरा की हम बात करें किस देश से संबंधित है, तो ये है भाई यूएसए से। कहाँ से, यूएसए से। स्पेशल आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत व राजस्थान की प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इसकी, करंट की। प्रताप क्लासेस ऐप पर करंट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको अच्छे तरीके से आपको करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। आगे देखिए भी अगला प्रश्न की बात करते हैं, सन 2011 में किस नए राज्य का उद्भव हुआ था। सन 2011 में नए राज्य का उद्भव हुआ था, तो इसमें हमने क्वेश्चन छोड़ दिए शायद तक। देखिए 39 नंबर आ गया हमारा, 40 नंबर ये आ गया, 40 नंबर प्रश्न आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमास क्या है, एक प्रकार का हमास की हम बात करेंगे तो ये राजनीतिक दल है। क्या है, राजनीतिक दल है। आगे बात करेंगे, पाकिस्तान के किस शहर में अमेरिकी नौसेना ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की थी, तो ये कुछ टॉपिक है जो जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा एबटाबाद। कौन सा हो जाएगा, एबटाबाद। अभी साइकोलॉजी भी जोड़ दी गई इसके अंदर। फिर देखिए, पद्म विभूषण होमी
व्यारावाला के हाल ही में समाचारों में रहने का कारण क्या है। पहले देखो करंट की इस प्रकार पूछी जाती थी, लेकिन हम जो है लेवल के पूछे जाते हैं। राजस्थान के संदर्भ में भारत का इंडिया का पूछा जाता है। तो पद्म विभूषण होमी व्यावरमाला के हाल ही में समाचारों का रहने का कारण क्या था, तो उस टाइम की बात है ये करंट की। तो उस टाइम की हम बात करेंगे तो ये मृत्यु हुई थी इनकी, ठीक है। वर्ष 2011 का राष्ट्रगान जनगण मन के लिए क्या महत्व है। देखिए 2011 का पेपर थोड़ा सरल था, इस प्रकार के ही बच्चे तैयारी करते थे, थोड़े कंपटीशन कम था, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ष 2011 का राष्ट्रगान जनगण मन के लिए क्या महत्व है, तो इसने पूछा, ये करंट का है, कौन सा जो है वर्ष बनाया गया था 2011 का राष्ट्रगान। तो ठीक है, इसके आंसर की हम बात करेंगे 44 नंबर की, तो ये हो जाएगा इसका, यह इसके प्रथम गायन का 100वां वर्ष था भी, ठीक है। आगे देखिए, भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित तिथि है। देखिए ये सारे जो है करंट के हैं। आगे देखिए भी साइंस की, रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से जंग होती है। देखिए जो आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी की बात करूँ 6 से 12 तक की जो पुस्तक है उसको पढ़ लो, और साइंस की मैं बात करूँ विज्ञान, तो उसकी जो 2 बुकें हैं हमारी 10वीं क्लास के अंदर है, एक 9वीं क्लास के अंदर, कक्षा 9 व 10 की बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लो, वहाँ से लगवा जाए, और मैथ की भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो रासायनिक रूप से जंग होती है, जंग एक प्रकार की आयरन ऑक्साइड होती है, ठीक है। क्या होती है, आयरन ऑक्साइड होती है। आगे बात करेंगे कि ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। तो ओजोन को जो है मापने वाली ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई कौन सी हो जाएगी इसमें, वो हो जाएगी डेप्सन। कौन सी हो जाएगी, डेप्सन हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करें, दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, लेकिन अब उस टाइम थोड़ा हार्ड सरल प्रश्न थे, लेकिन अब थोड़ा हार्ड डाले जा रहे हैं। तो अणु, उसे उसे क्या कहते थे, अणु कहते थे। समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसने किया था, समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अपने डार्विन ने, डार्विन ने इसका जो है प्रतिपादन किया था, समर्थ का जीवन। अगला देखिए, प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है वो है भी गेंडा। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, इसमें एक अध्यक्ष थे, वो कौन थे, तो बताना है आपको। इसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की जो है अंतरात्मा कहा है, शायद तक इस प्रकार लिखा हुआ है कि अंतरात्मा कहा है। किसने कहा कि भारतीय संविधान के जो भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है, तो ये कहा था भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे कहा गया था। संसद से क्या तात्पर्य है, संसद से क्या तात्पर्य है, संसद से बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपने कार्यों के निष्पादन में किसे सब विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए पॉलिटी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, भारत और राजस्थान की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, जो जो टॉपिक इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। पॉलिटी के लगभग 15 क्वेश्चन डालते हैं, कोई भी परीक्षा हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। तो 54 नंबर प्रश्न का हो जाएगा अपने राज्यपाल, अपने कार्य के निष्पादन में किसे सब विवेक के अनुसार कार्य की शक्ति प्राप्त है। भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया। आपको पता है 1% पक्का ही आएगा, 1 या 2% तो पक्के हैं, इसके पक्का रख लेना पंचायती राज को, ठीक है, स्वायत्त शासन को। तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, 73वां संविधान संशोधन। ये तो है पंचायती राज से, और ये हो जाएगा हमारा नगर पालिका से 74वां, ठीक है। आगे देखिए, जावर खाने समीप है, जावर की खाने वो कहाँ पे स्थित है, जावर की खाने की बात करेंगे, ये उदयपुर में है, किसमें, उदयपुर के अंदर है। आगे है कि 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी। 2011 की बात और साक्षरता दर की हम बात करेंगे 67.06, 67.06 अभी। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था 1889 में, कब, 1889 में। अगला देखिए भी 56 मैदान है, 56 का मैदान हम बात करें तो ये हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है अभी, 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर।
आगे देखिए भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, देखते हैं इसको। अब ये वो है शिक्षण विधियाँ हैं, जो वो प्रबंधन के जो टॉपिक हैं, मैनेजमेंट के। सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान उपागम उपयोग इसलिए करता है, किस लिए करता है, इसके ये जवाब दिए हुए हैं। और इसमें देखता है हमें कौन सा सही है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि यह नियोजन टीम को समस्याओं से अवगत कराता है यद्यपि उनके समाधान में सहायता नहीं करता है, क्योंकि यह साधारण व्यक्तियों के स्तर में वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित है समस्या की जानकारी देता है और समाधान में सहायक है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों में जो इसमें सम्मिलित है अपनत्व की भावना पैदा करता है। इसने पूछा कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उपागम का उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए, इसलिए है क्योंकि यह नियोजन टीम के समस्याओं से अवगत कराता है यद्यपि उनके समाधान में सहायता नहीं करता है। तो इसका आंसर की बात करेंगे, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 62 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षण संस्थान यानी IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, हम बात करें तो ये कौन करता है, शाला व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी शिक्षक के जो अध्यापक है उन्हें प्रशिक्षण कौन देता है, वो देता है उच्च शिक्षण संस्थान यानी AISE देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी देख सकते हो आप किस प्रकार के डाले गए हैं। निम्न में से कौन सा एक सही है, निम्न में से कौन सा एक सही है, इसमें देखिए 63 नंबर प्रश्न है ये भी। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकेंगे। तो देखिए, इसमें हम बात करें 63 नंबर प्रश्न में, तो वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके, इसलिए जो है विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके। अगला प्रश्न है 64 नंबर, देखिए, शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है उसे लागू करना क्यों आवश्यक था, ये देखिए, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है। बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, क्योंकि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। तो इसमें देखिए हम बात करेंगे प्रश्न नंबर हमारा 64, इसके आंसर की हम बात करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाना, यानी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था। आगे 65 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर भी है? तो इसकी हम बात करेंगे, वो हो जाएगा शाला स्तर। कौन सा हो जाएगा? शाला स्तर। 66 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में युगों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता है? ई गवर्नेंस भागीदारी, ई गवर्नेंस प्रक्रिया, ई गवर्नेंस परिणाम, ई गवर्नमेंट निर्णय और ई गवर्नमेंट प्रक्रिया। इसमें हम बात करें 66 नंबर की, तो इसमें जो इसने कहा कि मेल नहीं खाता है, तो वो 2 नंबर नहीं खाता है कि ई गवर्नेंट प्रक्रिया, ई गवर्नमेंट प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 66 का 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्रम स्रोत की दृष्टि से सही है? देखिए, ई मित्रा, ICT, ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस, ये टॉपिक है भी आपके, तो इसके आंसर की हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा है 67 नंबर। 67 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 नंबर। देखिए, इसने कहा कि दृष्टि से सही है, क्रम बताना है। पहले आएगा ICT, उसके बाद में 2 नंबर पर आएगा ई गवर्नमेंट, ये हो सकता है आपके प्रश्न 12 दोबारा रिपीट भी हो जाए। तीसरा आएगा इसमें ई गवर्नेंस, क्या आ जाएगा? ई गवर्नेंस। फिर चौथा आएगा ई मित्रा, क्या हो जाएगा? ई मित्रा। तो ये क्रम भी याद रखना है आपको। आगे देखिए भी 68 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। निम्न में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता सुधार का है? किसका उद्देश्य है कि माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता सुधार के लिए है? तो इसकी हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, आगे देखिए भी 69 नंबर प्रश्न की बात करें। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है?
तो वो हो जाएगा अभी लिंग व सामाजिक भेद को कम करने हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 नंबर, देखिए, निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है? तो कौन सी भी करती है? विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है किसके अंदर? राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये देखिए, इस प्रश्न तो वैसे डिलीट हुआ है लेकिन आप देख लेना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक पक्ष सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? इसमें हम बात करेंगे तो सही कौन सा नहीं है? एडुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र केंद्रित व्यवस्था है। बाकी आपने पढ़ रखा होगा तो इसके आंसर देख लेना। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से ई गवर्नेंस का उपयोग बताया गया भी कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार को मांग को उजागर कर को स्वार्थ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। तो ये थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। आगे प्रश्न देखिए 73 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ इन प्रश्नों को, आप देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बाकी हमारा फोकस ज़्यादा जीके पर रहेगा। तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना है एक प्रकार की। ठीक है, आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न, टोटल 75 प्रश्न है। लास्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही है? भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था। हमारे नेताओं ने राज्य की स्वामित्व की स्वीकार नहीं किया। ये थोड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसके आंसर का मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया। अगला है 75 नंबर प्रश्न, देखिए भी 75 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक सही है? निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के पहले से बाद के क्रम को, ये क्रम है थोड़ा इनका दिया हुआ है कौन कौन सा क्रम सही है। तो इसमें देखिए 3 नंबर वैसे आंसर हो जाएगा इसका, 1 है, फिर बी है, फिर उसके बाद में डी है, फिर सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आज के हमारे फर्स्ट ग्रेड के जो 75% थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी ज़्यादा फोकस हमारा जीके पर रहेगा, जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी तो मैं आपको जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं तो उनको मैं आंसर बता देता हूँ ताकि वो देख सकेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। पूरा इसलिए कंप्लीट करते हैं पेपर को, और जीके पे ज़्यादा फोकस रहेंगे क्योंकि जीके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए। बाकी आपने मैथ, हिंदी, रीजनिंग के बताए मैंने बता दिए। तो कल हम बात करेंगे अगले पेपर की फर्स्ट ग्रेड की। आज आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें, उसके बाद में हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। जो भी आपके टॉपिक हैं उन प्रश्नों को लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर 4-5 पेपर हैं तो 5 प्रश्नों में, 5 पेपरों में लगभग एक टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं, 5 पेपर हैं तो 5 प्रश्न पक्के पूछे गए एक टॉपिक से, तो आपके सारे लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे और साथ में आपके प्रश्न भी बन जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ में। जय हिंद।